5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सबकी नजर यूपी पर है और यूपी में भी आज हमने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो जहां भी जाते हैं ना, सबकी नजरें उन पर ही होती हैं। वो बंगाल जाते हैं तो भी, वो बिहार जाते हैं तो भी, उनका नाता रिश्ता जो है वो हैदराबाद से रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जिनको लोग कहते हैं कि वो सियासत की लैला है, वो खुद भी इस बात को कबूल करते हैं। तो मैं सियासत की इस लैला यानी असदुद्दीन ओवैसी, और वो हैं आज के हमारे खास मेहमान। समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ, हैं? तेवर तीखे और बोलने की शानदार शैली, अपने भाषण के दम पर चुनावी माहौल को बदल देने की ताकत रखने वाले का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमआईएम प्रमुख ओवैसी पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। मुस्लिम इलाकों में कमोबेश रोज रैलियां कर रहे हैं। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। सैकड़ों की भीड़ देखने और सुनने को आ रही है, और यही भीड़ सत्ता की चाहत रखने वालों की चिंताएं बढ़ा रही है। ओवैसी साहिब की चाहत अखिलेश यादव से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। लिहाजा भाषणों में अखिलेश को निशाने पर रखना नहीं भूलते। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना। हैदराबाद और लंदन में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में उतरे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विरासत में मिली सियासत को आगे बढ़ाया। 25 साल की उम्र में साल 1994 में पहली बार विधायक बने और फिर साल 2004 में हैदराबाद की सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। तब से अब तक वो लगातार हैदराबाद सीट से सांसद हैं। पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान, इसी नारे के साथ ओवैसी तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए बिहार में जड़ें जमा चुके हैं और अब यूपी में जमने की तैयारी है। ओवैसी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी पार्टी को लोग यूपी में क्यों वोट दें, एआईएमएम को, और आपका घोषणा पत्र क्या है, वो संक्षिप्त में आप यहां पर कहेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए। सबसे पहले एबीपी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, आने की दावत दी। हमारी पार्टी ने कभी भी अपने सियासी सफ़र में कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कभी जारी नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी करती है, वो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए जारी करती है और इलेक्शन जीतने के बाद या चुनाव होने के बाद उसको भूल जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस पार्टी को वोट क्यों दें, हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उनका वोट है, उनका नेता है, और उसी बुनियाद पर उनको उनकी हिस्सेदारी मिलती है।
तो हमारी भी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो 19% मुसलमान हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना बनने दिया, ना उनको सियासत में हिस्सा मिला, ना उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, और फिर आप देख रहे हैं कि 2014 से जो कंटिन्यूस मुल्क में, चाहे वो कम्युनल राइट्स के नाम पर हो या नए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं या गौरक्षक के नाम पर, ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्ट टारगेट ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो ये हमारा बोलना ये है कि जब तक जमहूरियत में किसी कम्युनिटी के पास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, और वो लीडरशिप डेवलप उसी वक्त होगी जब वो कम्युनिटी अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करेगी, जैसा कि यादव अखिलेश को करते हैं, जाटव अब बहन जी का साथ दे रहे हैं, फिर ओबीसी के बहुत बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ है, ठाकुर योगी को अपना नेता मानता है, बाघेल हैं, कुर्मी है, कुशवाहा हैं। तो इन सब की एक शनाख्त है और कोई इससे डेमोक्रेसी खतरा नहीं पैदा होता। तो हम भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जमहूरियत मजबूत करना है, और मजबूत उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो सके। तालियों से स्वागत करें वैसी साहब का। वैसे हैदराबाद से जब लखनऊ आते हैं तो कैसा फील होता है? जैसा मोदी को गुजरात से लखनऊ आने पर फील होता है, वैसे ही फील होता है। मैं एक बात समझ नहीं पाया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें मोदी कहता है और आप ही इकलौते हैं जो उनको मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहूं, उनको मोदी कहूं या मोदी कहूं? नहीं, मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर रहा है, बिल्कुल है। आप खुद ही कहते हैं कि आप सियासत की लैला हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मजनू भी बहुत सारे होंगे, दीवाने भी बहुत होंगे। आप जो है पहले कांग्रेस से लड़ते रहे सेंटर में, फिर बीजेपी आई, बीजेपी से लड़ते रहे, आप यूपी के चुनावी अखाड़े में आते हैं, आपकी लड़ाई अखिलेश यादव से हो जाती है, तो आपके दीवाने हैं कहाँ? मतलब ये तो सियासत की लैला जो अकेली पड़ गई है यूपी में। नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हम अखिलेश यादव साहब की पार्टी से अलायंस चाह रहे थे। हम बिल्कुल नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, आपने एक बात कही थी, एक मिनट मुझे दे दीजिए। आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आप किसी के साथ गठबंधन को तैयार हैं, उसका रेफरेंस है। बिल्कुल सही है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं निकाल सकते कि हम चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम नहीं चाह रहे थे, अलग बात है, नहीं चाह रहे थे हम तो। उनसे कोई ना तो बातचीत हुई, ना वो हमसे बात किए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब रहा सवाल कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो भी अपोनेंट रहेगा हम उसको अपोज करेंगे। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, कोई हारेगा, या हम हारेंगे, कोई जीतेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हारने के इलेक्शन लड़ेंगे या किसी को जिताने के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यकीनन हम अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, अपोज करेंगे समाजवादी पार्टी को, अपोज करेंगे कांग्रेस को, जो भी पार्टी होगी वो भी हमको अपोज करेंगे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। क्या मतलब आपको अछूत समझा जा रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। गठबंधन का दौर है, तमाम अलायंसेज हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमको फिक्र नहीं है। अछूत अगर समझते हैं तो फिर जब नतीजे आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब ये मुझे ताज्जुब हुआ कि आपको अखिलेश यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि उन पर इल्ज़ामात लगते हैं। हम ही पे इल्ज़ाम लगते हैं ना। आजम खान पे लगता है, आप पे तो नहीं लगता इल्ज़ाम। आप रिवर फ्रंट बनाए, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने हाईवे बनाया, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने इतने बड़े बड़े इंफ्रा के काम किए, कुछ नहीं होता मोदी की सरकार की तरफ से। और आजम खान सिर्फ अपने मंत्रालय में किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उस पर इंक्वायरी हो जाती है। यहाँ पर 600, 800, 1000, 2000, 4-4 हज़ार करोड़ के काम होते हैं। और दिल्ली के बादशाह यूपी के एक्स मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते, कुछ हुआ ही नहीं, और फिर खाली भाषणों में बोलते हैं करप्शन हुआ। तो यही हमको ये ताज्जुब होता है कि भाई ये क्या है। आप जो भी कह रहे थे ना, दूध के धुले नहीं, उसका थोड़ा सा नहीं, देखिए अगर आजम खान के ऊपर सिर्फ इस बात पर कि वो अपॉइंटमेंट कैसे इतने लोगों का कर दिए, और किसका अपॉइंटमेंट करे, वो थोड़े मुसलमानों का बड़े का अपॉइंटमेंट किए अपने डिपार्टमेंट में, इंक्वायरी शुरू हो गई। भैंस चोरी का इल्ज़ाम, बकरी चोरी का इल्ज़ाम, ये सब उन पे इल्ज़ाम लग गए। फिर अखिलेश बोलते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगा। तो ये
भारत की सियासत में इल्जाम तो सिर्फ दलित पर, मुसलमान पर, आदिवासी पर ही लगता है ना। जेलों में जाकर सड़ना 4-4, 5-5 साल, फिर बाद में कोर्ट में बरी कर देना, उसके बाद दुनिया भूल जाती है। एनकाउंटर भी होते हैं तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के नाम पर 37% मुसलमानों के होते हैं। घर अगर तोड़े जाते हैं तो मुसलमानों के ही घर ज़्यादा तोड़े जाते हैं। अब जो जीप से अपनी 4 लोगों को मार देता है, उनके घर को तो कोई डिमोलिश करना छोड़िए, कोई उन पे हाथ नहीं उठा सकता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। बुलडोजर इस्तेमाल होता है ना भाई। आप अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं देश के, गाड़ी उनके नाम की, बेटा उनके खून से पैदा हुआ और वो गाड़ी से 4 लोगों को हत्या कर देता है, तो ना घर को कुछ होता है ना उनको कुछ होता है। अभी आप कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि इल्जाम, अब बात उससे आगे उन्होंने बढ़ा दी है, नई बात। अब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करने के दौरान कहा कि बात उतनी ही नहीं है, बात यह है कि वो जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है उससे ना मुझे लगता है कि वो फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। अब ये है ना कि अखिलेश यादव बाज़वक़्त मुझे समझ में नहीं आता कि वो भी अपनी पार्टी की विरासत को रखेंगे या खो देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे ही लगता है मेरे को, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये ऐसा करते हैं। क्या कहा आपने, क्या करते हैं? ओवैसी क्या करता है, क्या कहा उन्होंने? ओवैसी जो उनकी जो एक्टिविटीज है, हाँ। उससे लगता है कि बीजेपी के करीब दिखते हैं। अच्छा, आपके पिताजी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं मोदी को आशीर्वाद देता हूं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? बेटे को गड़े में डाल दिए, बहन जी को गड़े में डाल दिए और आपने आशीर्वाद दे दिया मोदी को, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? आप और बहन जी मिलकर अलायंस किए, मैं तो नहीं लड़ा, मेरी पार्टी नहीं लड़ी, 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीत पाए आप। वो कौन सी एक्टिविटी थी जो मोदी को इतने सीट जिता पाई? हम तो थे ही नहीं ना। तो ये इनको ये लगता है कि मुसलमान की लीडरशिप कभी ना उभरे उत्तर प्रदेश में, कभी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं यादव हूं और मैं 9% हूं और मुसलमान 19% है। अगर ये लीडरशिप डेवलप होगी तो हिस्सेदारी की बात होती है। हम तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करेंगे और हम आपको अपना कैदी और गुलाम बनाकर रखेंगे, और जब मंच पर भी आने नहीं देंगे, मंच पर आ गए तो बैठने नहीं देंगे। तो कई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है बताइए आप? पर एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा ना आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, अनगिनत नाम है ऐसे उस पार्टी में, आप कह रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी, ये कैसे बात कह रहे हैं आप? एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने 18 साल की शादी की एज को 21 साल करने पर कुछ कहा, 2 घंटे में उनको झूठा साबित कर दिया अखिलेश ने। पार्लियामेंट में देखा आपने क्या बोलते हैं बेचारे, वो क्या बोलते हैं, लोग बोलने की इजाजत ही नहीं है। बर्क साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एसटी हसन साहब मुरादाबाद के मशहूर डॉक्टर हैं, क्या कुछ बोलने दे ही नहीं थे ना इन लोगों को? क्या पोजीशन है इनका? वो आप कहते, आप ये मेरा मानना यह है कि 2 बड़े लीडर जरूर हैं, मगर वो मुसलमानों के नेता नहीं है। वो अखिलेश के पार्टी के कोई एमपी हो सकते हैं, मुसलमानों के नेता उनको बनने नहीं दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि भाई ये लाइन है, इसके आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाना चाहिए। आपको वोट चाहिए मुसलमानों का, मगर आप लीडरशिप नहीं डेवलप होने देंगे, ना आप हिस्सेदारी की बात करेंगे। अगला सवाल ले लूं मैं? योगेश बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बैठा हूं सवाल सुनने के लिए। ओवैसी साहब, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व सेकुलर की बात बहुत की गई, बहुत से नेता करते हैं। आज तक कभी आपको सेकुलर बात करते हुए हमने नहीं सुना, कहीं नहीं सुने गए आप, ऐसा क्या वजह है, क्यों करते हैं? सर, अगर आपको सुनाने के लिए मैं सेकुलर क्यों बोलूंगा? ना नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं, जनता में भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मगर मैं कभी भी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को ना माना, ना कभी उसको कबूल करूंगा। इसलिए कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म माइनॉरिटीज को और दलितों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ताकि दूसरे लोग अपनी गर्म रोटी सेकते रहें और हमारी पूरे ख्वाबों को चुकनाचूर करके हमारी लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करते रहे। और जो लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं, सही मानों में
सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वोट डालता रहूं और आप मेरा डेवलपमेंट ना करें। अभी आप बैठे हैं यहाँ हमारे कार्यक्रम में, एक ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, एक मंच पर होते हैं, वो आंख मूंदी किए हुए बिल्कुल दूसरे टाइप से, एक यहाँ बहुत आप इतने लंबे हट्टे कट्टे संवेदनशील इंसान लग रहा है। ये अदब वाले ओवैसी साहब हैं, भड़काऊ वाले भाईजान हैं, या कि अदब वाले भाईजान हैं? हम समझ ही नहीं पाते ये दो ओवैसी कैसे हैं। नहीं, देखिए, इस हॉल में आप भीड़ को जमा कर दीजिए, जनता को जमा कर दीजिए, हम आप देखेंगे, बोलेंगे हम। देखिए, अगर अखिलेश यादव तकरीर नहीं करना सीखे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप क्यों कंपेयर करते हैं अखिलेश यादव के इस भाषण को हमसे? मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। आपका इशारा दबे अल्फाज में पंकज साहब, हम आपको बहुत जमाने से जानते हैं ना। ना, अब आप ऐसा मत करिए ना जी। अब दूसरे नहीं तकरीर कर सकते तो हम क्या करें? अगर आप जनसभा में 10,000 सरों का समंदर खड़ा हुआ है, 2 दिन पहले असमोली में कड़ाके की सर्दी, बारिश हो रही है, 10,000 का मजमा खड़ा हुआ है, छत पर बैठे हुए हैं, झाड़ पर खड़े हैं, हम उनके सामने जाकर सेमिनार के अंदाज में बोलेंगे प्रोफेसर की तरह? आप बताइए, मेरा मैसेज कन्वे होना है ना भाई। मेरे पास तो ना बीजेपी और समाजवादी की तरह इतनी दौलत है कि वो सरकार में थे, उनके पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, वो तो वही जानते किधर है। दौलत की बात कहां से आ गई? देखिए, वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, आपका मैसेजिंग में, सोशल मीडिया में। तो हमारे पास तो ताकत तो यही है जो है, उसको इस्तेमाल करना है। आपको मैसेज अपना कन्वे करना है और कन्वे करते हैं मैसेज। मगर इसमें ये बताइए कि इसमें हम किसी के खिलाफ पॉलिटिकली बोल रहे हैं ना? पॉलिटिकली बात तो बोलना पड़ेगा, किसी को अपोज करना पड़ेगा, उनके गलतियों को अवाम और जनता के सामने रखना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल हिसाम सिद्दीकी साहब से ले लेते हैं। ये हिसाम सवाल पंकज साहब ने ये कहा है कि 2 से ज्यादा नहीं पूछ सकते। नहीं, आप पूछिए सर। एक सवाल में 2 पार्ट कर लीजिए। लेकिन मेरे 2.5 सवाल होंगे, तो एक एक करके पूछूं, इकट्ठा ही पूछ लूं? आप जितना पूछना चाहते पूछिए सर। आप बीजेपी के खिलाफ हैं? आप तय कर लीजिए सर। नहीं, आप तय कर लीजिए। आप तय। देखिए, अब जो लोग मेरे को जो इल्जाम लगाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई साहब, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं पूछा। नहीं, बीजेपी के खिलाफ भी हैं, अखिलेश के खिलाफ भी हैं, और हमारा मानना यह कि सिक्के के 2 रुख हैं। नहीं, मेरा सवाल हो जाए फिर। हाँ, नहीं, बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए, और सुनिए, हिसाम साहब, 1 मिनट सुनिए। आपको मिसाल देता हूं मैं क्यों बीजेपी के खिलाफ हूं और क्यों अखिलेश बीजेपी के साथ हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 जून में पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें अमेंडमेंट लाया गया कि दिल्ली में एनआईए का एक इंस्पेक्टर लखनऊ में बैठे हुए किसी एक मुसलमान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। किसने अपोज किया? असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। किसने डिवीजन डिमांड किया? असदुद्दीन ओवैसी ने डिवीजन डिमांड किया। तो मेरा सवाल तो ये, और 2014 से लेकर अब तक हमने हर पार्लियामेंट में बीजेपी के तकरीबन बिल्स को अपोज किया है। डिवीजन का मौका मिला, डिवीजन पूछा है। वो समाजवादी पार्टी का ये कंसिस्टेंट रोल नहीं, और हम बीजेपी के खिलाफ थे, है और रहेंगे, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर उनको अपोज करना जरूरी है। मैं उनके साथ आपका मुआवजा नहीं कर रहा हूं। यकीनन आप शरीफ आदमी, आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा सवाल हो जाए कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप अपने पड़ोस में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के खिलाफ हैं, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश के और आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। पिछले असेंबली के चुनाव में आप लड़े उनके खिलाफ 2018 में। नहीं, सुन लीजिए, मैं कुमारस्वामी साहब के लिए कैंपेन किया जाकर। अच्छा, मैं नहीं लड़ा। चलिए, ठीक। आप ममता के खिलाफ हैं, आप आरजेडी के खिलाफ हैं, तो जब सबके खिलाफ हैं तो आप मुसलमानों को अलग थलग करके कहां ले जाना चाह रहे हैं? किसके साथ हैं? मेरा मानना यह है कि आरजेडी हो, आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा, हिसाम साहब आपने, उनके खिलाफ असेंबली में जनता दल से एक यादव खड़े हो गए थे और पूरे यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हरा के उस जनता दल यादव के वोट दे दिया। अब क्या करेगा मुसलमान? यहां पर अखिलेश यादव के हम खिलाफ हैं, 75% मुस्लिम ने वोट दिया।
भाई जो 75% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया, यादव भाग गया, तो अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, ना बहनजी में है कि भाई वो पासी, धोबी, वाल्मीकि और यादव जो चला गया वो उसको नहीं बोलते कि वो वोट काट दिया। उनसे सवाल नहीं किया जाता कि तुम सेकुलरिज्म की तायद नहीं कर रहे हो। यहां पर मसला यह है कि इन तमाम को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बंगाल की बारे में बात है, वहां पर सोशल इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, बदतरीन हालात हैं। पर ऐसा वैसे साहब, आप जो बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, 2007 में यूपी के मुसलमानों ने बीएसपी का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, बीच में 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का साथ हुआ तो वो कांग्रेस के साथ भी चले गए। तो वो भी तो अपनी प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं, उनके पास बड़ा एजेंडा है बीजेपी को हराना है। नहीं, यकीनन देखिए, वोट डालना तो किसी का जमहूरी हक है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब कोई वोट डालेगा तो अपने पसंद से डालेगा, मेरे खिलाफ भी डाल सकता है। अगर ओवैसी कल्याण सिंह के साथ फोटो के फ्रेम में आ जाता तो, अगर ओवैसी मोहन भगवत मुलायम सिंह के साथ बैठे हुए अगर मैं पीछे खड़ा होता तो वो तो फंक्शन था। अरे ही तो हम कह रहे हैं ना कि आपके लिए फंक्शन है, हमारे लिए डिसफंक्शन हो जाता ना। वो आप करेंगे तो बड़ा निराला काम है, आप कर सकते, और हम सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो चरागपा हो जाते हैं। नहीं, पंकज साहब बिल्कुल सही है। एक दिन आप और हम साथ चलेंगे, बगैर खामोशी से जाके देखेंगे दरी कौन बिछाता है समाजवादी के मीटिंग में, देख लीजिए। आपको ये जानकारी कौन देता है? अरे भाई वीडियो भिजाएं क्या आपको? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं, मैं भिजाता हूं वीडियो, आपको देख लीजिए वीडियो। हम ये कह रहे हैं कि दरी क्यों बिछाएंगे आप मंच पे बैठिए। अलीगढ़ का एक 10 साल का एमएलए है जमीरुल्लाह, वो तो मैंने कहानी सुन ली। कहानी नहीं है वो, ये इनका माइंडसेट है, ये इनका बर्ताव है जो इनके दिमागों में बैठा हुआ है कि मुसलमान हमारे बाजू क्यों खड़ा हो सकता है। मुझे बताइए, आज आप आजम खान साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, मिस नहीं कर रहा हूं मैं देखिए, मैं उनसे नाइंसाफी हुई उसका जिक्र कर रहा हूं। वो समाजवादी पार्टी में है, हम उस समाजवादी पार्टी का अपोज करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि आजम खान साहब के मंत्रालय में अपॉइंटमेंट होता है तो मोदी जी उनके खिलाफ इंक्वायरी लगा देते हैं, और यहां पर रिवर फ्रंट का बड़ा नाम लेते हैं, हर मीटिंग में रिवर फ्रंट का नाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अरे देखिए, ये आप इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं? लड़ रहे हैं, मगर आजम जेल में क्यों है? फिर आजम के खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है? मतलब आप कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं जी? कौन इस टाइप की बात कह रहे हैं आप? कौन आप? मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच उस मामले में मिले हुए हैं, मलई खाने के मामले में। कौन से मामले में? जो मलई खाने का मामला है उसमें मिले हुए हैं, और जहां पर आजम की बात आ जाती है उनको केस बुक हुआ था उनके ऊपर। ये हो रहा है ना भाई। बीजेपी के आप हर जनसभा में सुनिए करप्ट हैं, उसमें ये किया, भाई तो करते क्या है फिर? आप कुछ नहीं करते ना। जांच चल रही है बहुत सारी। हाँ, जांच तो आजम के खिलाफ भी जांच चलनी चाहिए थी। जांच क्यों? जांच भी हो गई और उनको जेल में भी डाल दिया, जेल में डाल दिया। और बकरी चोरी का, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आजम साहब के साथ यकीनन वो आजम खान साहब नहीं, हमने जो कहा उस पर आज भी हम स्टैंड करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स जीतना जरूरी नहीं है, ऐसे मुस्लिम एमएलए जीते जो सच्चाई को बयान कर सकें, जो जुल्म के खिलाफ हक के लिए लड़ें। ओवैसी साहब, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। आप जब भाषण देते हैं तो बहुत जोशीले भाषण होते हैं आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब बोलते हैं तो आप बोलते नहीं बल्कि गरजते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप पर वोट बरसते नहीं? कहां आपको लगता है चूक है, जबकि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं? सर, ये बात होगी ना कि लोग सुनने तो आते हैं, सुनने नहीं आते हैं। देखिए, सीएसडीएस का डेटा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जनसभा में जो लोग आते हैं उसमें 25% उस पार्टी को वोट नहीं देते। बिहार में हमको कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में हमको कामयाबी मिली, 22 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया। हमारे वहां 2 विधायक भी हैं महाराष्ट्र में। हां, बंगाल के जो चुनाव था बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम मिला, हमारा संगठन मजबूत नहीं था, और फिर बीच में कोविड
की सेकंड लहर इतनी तेजी से बढ़ गई, तो यकीनन वो हम लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना था नहीं कर सके। मगर अब की बार उत्तर प्रदेश में मुझे यकीन है कि पहले से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा। वैसे साहब, ये जो यूपी का जो चुनाव है ना, कहा जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल जैसा है। अमित शाह जी कह चुके हैं 2022 में योगी की जीत, 2024 में मोदी की जीत है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी यहां चुनाव लड़ रहे हैं या योगी चुनाव लड़ रहे हैं? ब्रांड किसका स्टेक पे है? नहीं, अब देखिए, मैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एमडी नहीं हूं कि ब्रांड के ऊपर बात करूं। नहीं, आप तो चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ यहां पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के खिलाफ यहां पर महंगाई के ऊपर बहुत नाराजगी है, पेट्रोल डीजल के ऊपर नाराजगी है, जीएसटी जो बनियन से लेकर साबुन तक लगा दी गई उस पर नाराजगी है। कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो लोगों को बिल्कुल यतीम और लाचार बनाकर उनके हाल पर छोड़ दिया, वो लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तो ये नाराजगी तो हम देख रहे हैं, ये नाराजगी बहुत है। अब इसको, जैसा कि सर ने कहा कि उसको कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज द मेन चैलेंज। वो मेन चैलेंज है। वो चैलेंज आपको नहीं लग रहा ना कि अपोजिशन में वो दिख नहीं रहा? आप अखिलेश यादव की भी बात करते हैं, कांग्रेस की भी हालत देखिए, आपके सामने भी खुद वो चैलेंज था। आपको लग रहा है मोदी के सामने जो विपक्ष है वो उसमें उतनी ताकत नहीं बची है कि मोदी से वो मुकाबला कर सके? देखिए, मैं एक भारत की डेमोक्रेसी का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिक्स का, और इसमें इस मुल्क में कई ऐसे इस तरह के मरहले आए जब लोग ये समझ रहे थे कि एक खद्दावर नेता है और कोई है ही नहीं सामने, तो देश की जनता ने कहा कि नहीं, हमने तुमको बनाया था, अब तुमको घर में बिठाएंगे। तो ऐसा होता आया और होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि मोदी अनबीटेबल है, तो देश की जनता कहेगी कि हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको अपॉइंट नहीं हो चुके हैं, तो देश की जनता ही तय करेगी वो। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, वायबल नहीं है। तो ये देश की जनता इंदिरा गांधी को भी हरा दिए, देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराई, ये भी हारेंगे इंशाल्लाह। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? सपने अपने आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, अखिलेश यादव के और हरनाथ साहब तो सपने में एक को, दोनों को श्री कृष्ण नजर आ गए। अब ये अजीब बात है कि सपने में आकर इनको कह रहे हैं कि भाई बाबा योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा से लड़ें, और अखिलेश यादव साहब ये कह रहे हैं कि उनको कृष्ण ने आकर कह दिया कि बेटा तू बन गया है मुख्यमंत्री, तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए। ये क्या मजाक है कि ख्वाबों को देखकर आप करेंगे? आपके ख्वाबों में ना, योगी के ख्वाब में गंगा पर तैरती हुई लाशों के नज़ारे ख्वाब में नहीं आते। हाँ, आपको वो ख्वाब नजर नहीं आता कि 70 लाख नौकरियां आपने देने का वादा किया, उन ख्वाबों को आपने चुकनाचूर कर दिया जो आपको वोट दिए थे। ये सपनों के सौदागर पिक्चर में अच्छा नजर आता है। अपने लिए हम ख्वाब क्या देखेंगे? कितना ख्वाब देखेंगे? आज हम यहां तक पहुंच गए, हम तो सोचे भी नहीं थे कि 94 में कि एक दिन घोषणा पत्र में पंकज झा के सामने बैठकर हमारा इंटरव्यू होगा। चलिए, मैं रणवीर यूपी में बहुत घूमते हैं, ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैसे साहब, आपको लगातार कवर करते हैं, कभी आप मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, कहते हैं कि वो ठाकुरों का राज चला रहे हैं, कभी अखिलेश जी को बोलते हैं वो यादवों को थानों में भर लेते हैं, बहन जी के बारे में दलितों को लेकर कहते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यूपी में सिर्फ जाति का राज चल रहा है, सरकार का राज नहीं है? देखिए, अमित शाह ने कहा था निजाम, तो हमने कहा राज, योगी राज। हमने कहा आर से रिश्वत, आर से, ए से अपराध या आतंक, और जे से जातिवाद। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में। चलिए निकाल दीजिए आप टेनी को, क्यों नहीं निकालते? आज उत्तर प्रदेश के हर थानों में जाकर देखिए, आपको एक ठाकुर ऑफिसर मिल जाएगा। जब अखिलेश थे तो यादव ऑफिसर मिलता था आपको। पार्लियामेंट उठाकर देख लीजिए, पार्लियामेंट में हर समुदाय का रिफ्लेक्शन है। अगर किसी का नहीं है तो मुसलमान का है। 23 जीतते हैं, क्यों भाई? क्यों कितने कम जीतते हैं? 300 बीजेपी के पास एमपी हैं, एक मुसलमान नहीं है इनके पास, न वहां है ना यहां है। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव कास्ट और कम्युनलिज्म 2 सीट पर जीता जाता है, और जनता वोट भी डाल रही है उन लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं मंडल और कमंडल पे यूपी का मंडल कमंडल पुराना हो गया। अच्छा। कास्ट और कम्युनलिज्म 2 सीट्स के ऊपर चल रहा है।
क्यों भाई, क्यों बनाए अनुप्रिया पटेल को मंत्री, बाघेल साहब को क्यों बनाए, क्यों बनाए? तो क्या इसलिए बनाए क्योंकि आगरा के अतराफ में 29 असेंबली सीट है जहां पर बगैर बाघेल साहब के जीत नहीं पाएंगे, इनको कुर्मी वोट होना। तो यही तो देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं। अरे बदला कौन? नहीं, नहीं, एक बात सुनिए, 2014 में भी 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में भी 6% दिया। किसका वोट बड़ा बताइए? क्यों नहीं बोलते आपके हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़कर बीजेपी को वोट दिया? 34% से नरेंद्र मोदी को 44% हिंदू वोट मिला और उनके इंडिया अलाइज मिला लिए तो 51% पॉपुलर वोट मिल गया। मुस्लिम वोट तो 6% पर है ना। इसीलिए मैं कहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी इस देश में था ही नहीं, ना कभी रहेगा। यहां पर हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक था और रहेगा। तो फिर जो ये सारी चीजें होती थी, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, आपने खुद देखा होगा 2014 तक ये सब होता था। क्या ये तो उसी मुस्लिम वोटर के लिए होता था ना? यही तो हम कह रहे हैं कि ये मुस्लिम वोटर को दिल बहलाने के लिए, उनको धोखा दिलाने के लिए कि भाई तुम्हारा वोट है, तुम बड़े वोट हो। कहे का वोट तुम्हारा भैया? 50,000 मुसलमान बेघर हो गए मुजफ्फरनगर में पार्टीशन के बाद, और उसके बावजूद भी आप बोलते हैं आप सेकुलर हैं समाजवादी पार्टी को। जला अकबर अली साहब का सवाल है सर आपके लिए। सर ऐसा है कि कहा जाता है कि नाम जो है इंसान का, जो वालिदैन नाम रखते हैं, उसका शख्सियत साजी में बहुत अहम रोल होता है। आपका नाम माशाल्लाह असद है, यानी शेर है, इसलिए हमारे मुसलमान जो नौजवान लड़के हैं वो आपसे बहुत मुतासिर हैं और आपकी जोशीली तकरीरों पर अपनी जान देते हैं। ठीक है, ये उनके जो जज्बात हैं वो अलग हैं, लेकिन मेरे कहने का सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन सर पर आता है तो यूपी के मुसलमान आपको याद आते हैं। क्या आपने यूपी के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कोई तालीमी इदारे क़याम का भी कोई इरादा जाहिर किया या ऐसा कर रहे हैं? देखिए, यकीनन है और इंशाअल्लाह ताला वो कायम करेंगे। मगर आप इस बात को भूल रहे हैं कि MIM पार्टी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया 1957 में और 1985 में हमने इन इदारों का क़याम लाया। तो इसमें बहुत मेहनत जुस्तजू की, यकीनन यहाँ पर भी करेंगे। मगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही तो सब चीज़ें आती हैं ना। अगर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को नहीं जाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा कि भाई आप तो वोटों का सौदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही ये तमाम चीजें आएंगी। जब ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए तो आपको याद है आपने मोदी जी के लिए क्या कहा था? नौटंकीबाज कहा था आपने। जी जी। तो प्रधानमंत्री के लिए आप ये सब भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के 3 यार हैं। एक में ड्रामा है, एक में फसाद है। तो ड्रामा पहले आता है। भाई आपने कानून बनाया क्यों? पहले ये आपने बनाया क्यों? जब पार्लियामेंट पुकार कर अपोजिशन कह रहा था कि मत बनाइए, इससे नुकसान होगा, खुद शिरोमणि अकाली दल वो अपोज कर रही थी, आपको छोड़ना पड़ा, आप नहीं सुने। हम कहे कि भाई पूरा अपोजिशन बोल रहा था कि सर इसको स्टैंडिंग कमेटी भिजाइए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे सब चीज अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे मालूम, और आपने देश के सामने आकर उसको वापस भी ले लिया बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के। कैबिनेट में अप्रूवल होकर आप देश को बताते कि मेरी कैबिनेट ने, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? अरे ड्रामाबाजी नहीं है तो क्या है फिर ये? 700 लोग मर गए सिर्फ आपकी अना की ईगो पर, नहीं मुझे बनाना है, मुझे करना है। 700 लोग आज मर गए ना, आप कानून तो वापस ले लिए, मगर उन 700 परिवार का क्या होगा? बोलूंगा बुरी बात क्या है उसमें? मैं गाली तो नहीं दे रहा हूं ना उनको। कानपुर में आप कह रहे थे कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, आप पुलिस अफसरों को धमकी दे रहे थे। देखिए आप लोग भी शिकार हो गए बीजेपी IT सेल के। ना हम सुनिए 2 रुपए मिलते हैं उनको एक झूठ ट्वीट करने के। आप आजकल इतनी जानकारी कहां से रखते हैं? समाजवादी पार्टी में ये हो रहा है, वहां 2 रुपये मिल रहा है। अरे आपको एक ऑल्टरनेट मीडिया है जो सच्चाई को लिख रहा है। अच्छा, वो लिख रहा है, अभी जिंदा है अभी वो जी। तो हमने कहा था, ये बीजेपी वालों ने
हमारी 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड का कट एंड पेस्ट करके चला दिया। उसके बाद हमने 3-4 घंटे का पुकारने दो बच्चों को जितना पुकार थे। उसके बाद हमने 5-4 घंटे के बाद हमने 2 मिनट की पूरी तकरीर डाल दी। उसमें तो हमने हिंदुओं के खिलाफ ना कभी बोला ना बोलेंगे इंशाल्लाह। हमने एक 80 साल के मुसलमान को पुलिस ने एक थाने की उसकी दाढ़ी को नोचा, उस पर पेशाब किया और सरकार उन पर एक्शन नहीं लिया। और आज हम आपसे कह रहे हैं कि हमको वो दी गई इंफॉर्मेशन, कौन थे वो, एक दलित पुलिस ऑफिसर था। कहा कि वैसी तुम बोलोगे इस पर, मतलब दो बोलता हूं मैं। 22 मुसलमान बच्चों को CAA के फायरिंग में उनकी हत्या हुई। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस शाह दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जज, उनकी रिपोर्ट है लखनऊ में। एक FIR इशू नहीं होता। वैसे साहब एक बात पूछो जी, आप चुन चुन करना है, कभी यूपी पुलिस के अफसर, कभी समाजवादी पार्टी के, कभी बीजेपी के IT सेल, ऐसी ऐसी खबरें लाते हैं जिससे मुस्लिम समाज को डराते हैं। डरा नहीं रहा हूं, कहा जा रहा है। अरे क्यों डराता है? मैं नहीं डरा रहा हूं। डरा रहे तो समाजवादी के लोग हैं, डरा रहे हैं तो बीजेपी और मोदी योगी डराते हैं मुसलमानों से कि क्या क्या मोदी ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि भाईजान फुला जान, क्या क्या कहा। मैंने कहा क्या? आप तो खाली खबरस्तान की बात करते हैं। देश के, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री आप गए, बहुत अच्छा किया आपने, मंदिर को बनाया काशी विश्वनाथ, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ। मगर प्रधानमंत्री की स्पीच सुनिए आप, जिसको कल हमारे हिलाल साहब, एक स्कॉलर, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल बड़ा बेहतरीन लिखे। प्रधानमंत्री ने देश की हर मंदिर का जिक्र किया, जैन मंदिर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री तो देश का है ना, सिर्फ हिंदू मजहब का तो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री बोल देते कि भाई मुसलमानों की भी ये मशहूर इबादत गाहें हैं, ईसाइयों की भी है। आप तो बोले ही नहीं। कभी आपको ऐसा लगा जो आपने कभी किसी फैसले का विरोध किया हो, बाद में आपको लगा हो कि नहीं हो हम तब गलत थे? नहीं, हमेशा मैं सही निकला। NJE नहीं, सही कह रहा हूं मैं। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो बिल लाया गया था, मैं वाहिद MP था। आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल में आखिरी 2 लाइन पढ़ लीजिए। हम खड़े होकर कहते कि दिस विल बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। आप कोर्ट के डोमेन में हाथ डाल रहे हैं। सब बीजेपी के लोग हंस रहे थे, हाँ क्या बोल रहा है, निकल गया वो। आप लाइए CAA कोर्ट में, देखिए क्या होगा। तो आप गलती, आपको ये गुरूर है कि 300 MP और मैं जो चाहे कर लूंगा। नहीं कर सकते आप। देश को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। देश चलेगा संविधान से, देश नहीं चलेगा बीजेपी के ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से। थोड़ा रैपिड फायर कर लें? नहीं, बिल्कुल करिए, हम पे ही एनकाउंटर हो। नहीं, एनकाउंटर नहीं हो रहा, मजाक कर रहा हूं, करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका मुकाबला, यानी असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में मुकाबला अखिलेश यादव से है या योगी आदित्यनाथ से है? हमारा मुकाबला हर उस पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा जो हम चुनाव जब लड़ेंगे तो हर अपोनेंट हमारे सामने होगा, तो हमारा हर अपोनेंट से मुकाबला होगा। ये तो आइडियोलॉजी के लेवल पे ठीक हो गई। नहीं, आइडियोलॉजी नहीं। मेरा सुनिए, पूरा सवाल हमें जवाब नहीं दिया हम। मैंने जैसा हिसाम साहब को कहा था कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों जातिवाद में डूबे हुए हैं। एक यादववाद की बात करते, और एक ठाकुरवाद की बात करते। बल्कि हम तो उत्तर प्रदेश के OBC के हिंदू भाइयों से कहेंगे, भाई आपको हिंदू एकता के नाम पर ठगा गया। हिंदू एकता के नाम पर आपको क्या मिला? यादव ठाकुरवाद मिला। और हमको सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर यादववाद मिलता है। आप योगी और सन्यासी को आप ठाकुरवाद का प्रतीक बता रहे हैं। देखिए, वो योगी जरूर है, मगर पुलिस स्टेशन में तो पूरा ठाकुर नजर आता है ना। और फिर जातिवाद देखिए, वो टेनी का मामला वो नजर आता है आपको। गुप्ता साहब मरते हैं गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री चले जाते हैं। अल्ताफ काशगंज में मरता है, पुलिस स्टेशन में कोई नहीं जाता। मोदी के खिलाफ ना 2024 में PM कैंडिडेट का, हालांकि अभी दूर है लेकिन सोचा तो जा सकता है ना। आपको कौन लग रहा बेहतर होंगे, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? वो अंग्रेजी की कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन। ये मैन होगा वुमन होगा वो तो 24 में पता चलेगा। अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, जल्दी क्यों है? अरे अभी से तैयारी करनी पड़ती है। अरे देखिए क्या होता है, तैयारी देश की जनता करेगी तैयारी। मेरा मानना यह है कि अपोजिशन सबसे बड़ी देश की जनता रहेगी और वो जवाब देगी इस सरकार को, इस हुकूमत को, इस पार्टी को जो हर स्टेप एंटी पीपल लेते जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी को भूले तो नहीं होंगे आप? नहीं, क्यों भूलेंगे उनको। हम उनसे बातचीत किए, मिले। ये अलग बात है कि वो जिस मोर्चा के वो कन्वीनर थे, वो खुद चले गए अखिलेश के पास।
तो अब मैं क्या कर सकता हूं उनको? उन्होंने आपको धोखा दे दिया या धोखा हो गया? अब मैं देखिए, मैं आप तो खुल के बोलते हैं। नहीं, अब मैं छोड़ दिया हूं ना, जनता देख रही है। अब खुल के बोलना छोड़ दिए? नहीं, कभी नहीं, खुदा ना खास्ता। यही तो हमारी शनाख्त है, पहचान है। तो मैं वही मर अब इससे और क्या खुल के बोले? अक्लमंद को इशारा काफी है। नहीं, समझ नहीं पाए सब लोग पूरी बात। नहीं, हमारे अक्लमंद लोग बैठे हैं। अक्लमंद लोगों को ही आप बुलाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, कम सुखन लोगों को तो नहीं बुलाते अपने प्रोग्राम में आप। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि धोखा हो गया कि धोखा नहीं, देखिए, अब मुझे ये नहीं मालूम कि चुनाव के बाद क्या होगा, वो कहां बैठेंगे, किधर जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप, चुनाव के बाद क्या होगा? अब मुझे नहीं मालूम क्या होगा चुनाव के बाद, नहीं मालूम मुझे। लोग बोलते हैं, क्या नहीं मालूम सच्चाई क्या है। फिर कुछ अंदर से खबर तो नहीं आई उधर से आपके पास? नहीं, पंकज साहब, अंदर की बात तो आपसे ही मालूम होती है हमको। और मुझे क्यों आप फंसा रहे हैं वजीर साहब? मैं दूसरा ये पूछ रहा था, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कि आपका कमिटमेंट था जब आप उनके साथ थे, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, राजभर जी के साथ, कि 100 सीटों पर AIMIM लड़ेगी। अब पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या कोई अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है? हम देखिए, हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने इस बात का फैसला लिया कि वो 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आज भी जारी है। अब किससे अलायंस होता है, नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। किसी से बात नहीं बनी तो अकेले ही लड़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे? चुनाव तो लड़ना यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। चुनाव तो लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल लड़ेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव लड़ेंगे। वजीर साहब, आप यहाँ आए, इतना लंबा वक्त दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पंकज। घोषणा पत्र के अगले एपिसोड में हम फिर किसी खास मेहमान के साथ हाजिर होंगे और ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।